मंजूर है। सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब हम सॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप मैट्रिक की बुक से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। आप जानते हैं गैस 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 लिक्विड, गैस गैस के सॉल्यूशंस हैं, इसी तरह गैस लिक्विड है और गैस सॉलिड है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि गैस की गैस हमारी एयर है, गैस की लिक्विड ऑक्सीजन इन वाटर, गैस सॉलिड में जो प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा होता है आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, वो एक। तो इस तरह की इनकी एग्जांपल्स आप लोग पढ़ लीजिए। मैट्रिक में भी लिखी हुई है और इंटर में भी लिखी हुई है, दोनों चैप्टर्स में है। तो मैंने उसको इसलिए नहीं ऐड किया कि जस्ट वो आपके पढ़ने के लिए। सॉलिड सॉलिड के साथ एग्जांपल ब्रास की है, ये पूछी जाती है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रास, तो वो दैट इज कॉपर एंड जिंक, एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज, दैट इज कॉपर एंड स्टेनस। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस की कंपोजिशन है। आप इसके साथ इसकी परसेंटेज ऐड कर लीजिएगा, मैं उसको सर्च करके लिखना भूल गया हूँ। खैर, तो इनकी परसेंटेज भी आप लोग ज़रा दिख लीजिएगा। ये वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन में आ जाती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो बात हम लोग करते हैं जी, टू कंपोनेंट्स की, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात हो रही है। दो कंपोनेंट है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में, जैसे इथाइल अल्कोहल और वाटर है। तो आपके पास इथाइल अल्कोहल और वाटर जो है ये एक बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी इसके अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स मौजूद है। पहले तो हमारी ये चीज़ है ले जी। इसके बाद कंसंट्रेशन यूनिट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसंट्रेशन में आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वेट बाय वेट सोल्यूशन। तो वेट बाय वेट सोल्यूशन क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, याद रखें जो डिनोमिनेटर में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो न्यूमिनेटर में होगा वो आपका सोल्यूट होगा। तो 5 ग्राम सोल्यूट, यानी जैसे मैं 5 ग्राम ग्लूकोज कह देता हूँ, शुगर कह देता हूँ, इन 95 ग्राम सॉल्वेंट, तो दोनों के यूनिट्स ग्राम में एक्चुअली, तो इट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। मैं अगर कहूँ 40% वेट बाय वेट सोल्यूशन मौजूद है, तो आप कहेंगे अगर टोटल वेट 100 ग्राम है तो 40 ग्राम ग्लूकोज है एंड 60 ग्राम उसके अंदर वाटर है। तो ये आपकी बात जाती है परसेंटेज वेट बाय वेट। जब हम बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की, तो परसेंटेज वेट तो वही रहता है लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो सोल्यूशन का आ जाता है। तो आप इसको 100 ml भी कह सकते हैं, 100 cc भी कह सकते हैं, ये आपने सुना होगा, 100 cm³ भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास उसके कंसंट्रेशन यूनिट्स है कि 100 cm³ सोल्यूशन में जितने ग्राम सोल्यूट होंगे। इसका तरीकेकार ये नहीं होता कि हम पहले 100 ग्राम सोल्यूशन ले लें और उसके अंदर 5 ग्राम ऐड करें। देखिए 100 ग्राम वो पहले है, 100 ml पहले है, और आप उसमें 5 ग्राम डाल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम की कंसंट्रेशन की चीज़ें आ जाती हैं तो आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखना होता है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपका टोटल वॉल्यूम 100 रहना चाहिए। इसका मतलब है पहले 5 ग्राम सोल्यूट डालेंगे और बाद में उसको आप 100 तक फिल कर देंगे। ये आपके पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। देन वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वेट, वो दोनों एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। आई थिंक सो कि आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस पे जरा चलते हैं आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट काम, आप लोग मोलैरिटी के बारे में जानते हैं। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम इन डीएम क्यू। अब इसके ज़रा थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हल करते हैं। फार्मूला बड़ा सीधा सीधा है और हम लोग बड़ा सीधा सीधा उस फार्मूला को हल कर सकते हैं। हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि अगर हम कह दें जी इतना वॉल्यूम है, इतना ये है। अगर आपसे कह दिया जाए प्रिपेयर करें 0.1 मोलर, ये कैपिटल एम से मोलैरिटी को शो करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इन, अब हम अगर 1000 करते हैं, 1000 में तो आपको पता है कि सीधा सीधा आपने यहाँ से इसके मोल्स निकाले, 0.1 मोल्स निकाले और उसको उसमें हल कर दिया। लेकिन फर्ज करें वो 1000 की बजाय कह देता है आप 80 cm³ वाटर में उसको बनाएं, तो आपने 0.1 मोलर H2SO4 बनाना है 80 cm³ में। आपको क्या चीज नहीं पता भाई? हमें नहीं पता कि इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी अमाउंट लेंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यू। अब मोल्स का फार्मूला आप जानते हैं, मोलैरिटी कितनी आ गई इसकी? 0.1 मोल्स। मोल्स का फार्मूला है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1/। अब ये डीएम क्यूब में ही रखना है आपने हमेशा।
तो आपके पास जब डीएम क्यूब पे यूनिट आना और ये सीएम क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ना 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो जब आप दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। 1 सीएम क्यूब में कितना होगा, 1/1000। और आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ रही है जी, हमने कितने में देखना है इसको, हमने इसको नोटिस करना है 80 सीएम क्यूब में। तो इधर भी 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास जी आ जाएगा 8/100.08। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे 0.08। मोलर मैस कितना है जी इसका, मोलर मैस इसका होता है जी 98। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। तो गिवन मैस कितना आ जाएगा, गिवन मैस आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो दिस इज योर गिवन मैस। इट मीन्स व्हाटसोएवर द मैसेज, हम इसको कैलकुलेट आप लोग अपने तौर पे कीजिएगा। ये जो मैस आ रहा है, आप इस मैस को लेंगे, सबसे पहले फर्ज करें ये मैस आ रहा है एक्स। आपने एक कॉनिकल फ्लास्क ले ली जिसके अंदर आपने वॉल्यूम बनाना है 80 सीएम क्यूब, राउंड बॉटम फ्लास्क है। आपने सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया सोल्यूट, यानी आपने सबसे पहले इसमें डाल देना है सल्फ्यूरिक एसिड। कितना, जितने ग्राम यहाँ से वैल्यू आ रही होगी, एक्स ग्राम। उसके बाद आप इसको भर देंगे पानी के साथ, कहाँ तक, ये जितनी अमाउंट उसने कही है 80 तक। कई लोग क्या करते हैं कि सोल्यूशन बनाते हुए पहले वो 80 सीएम क्यूब वाटर ऐड कर लिया, अब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास एक तरीका, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से मैथ्स निकालना आ गया ना, तो आपको मैथ्स गिवन होगा तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इस पे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। वैसे आप लोग तो माशाल्लाह सब गुड टीचर्स हैं या जो सीनियर है, तो फिर उनके लिए तो ईजी है। जस्ट फॉर अ मिनट, आई थिंक समवन इज कॉलिंग मी, आई जस्ट कम बैक। आप इसको ट्राई कीजिएगा जरा, एमसी न्यूमेरिकल कॉल। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ हमें ये आ गया। अब इसके अलावा मोलैरिटी की डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे वो आपको सोल्यूशन दे देता है, आपको कहता है आपके पास सोल्यूशन है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मौजूद है आपके पास। अब वो कहता है इससे आप लोग प्रिपेयर करें। आपने सुना होगा लेबोरेटरीज में स्टॉक सोल्यूशन अवेलेबल होता है, एक बार स्टॉक बना के आपने रख दिया। अब फर्ज करें कि एक लेबोरेटरी में बेसिस के हवाले से कोई काम हो रहा है, तो वो उस स्टॉक सोल्यूशन को पहले बना के रख छोड़ेंगे और इंसान अपनी मर्जी से फिर उसकी डाइल्यूशन करेगा। जी भाई। सर आपने जो 80 सेंटीमीटर क्यूब वाला बोला है सर, जी सर 80 सेंटीमीटर क्यूब की हमारे पास की फ्लास्क तो नहीं होती सर? नहीं मतलब नहीं, फ्लास्क मैंने तो नहीं आपको होती जस्ट कोई ऐसी? आइडिया दिया ना कि आप उसको 80 तक भर देंगे। आप वो ना ले, आप मेयरिंग सिलेंडर ले लें। मेयरिंग सिलेंडर के अंदर आप जी पहले सर। सोल्यूट डाल लें और उसके बाद उसको 80 तक भर दें। जस्ट जो जी आपके सर। पास अवेलेबल है ना उस टाइम के लिए सोर्स, मैं उसकी बात कर रहा था। आप मेयरिंग सिलेंडर ले लें, मेयरिंग सिलेंडर तो अवेलेबल होता है। वैसे फ्लास्क अब जी होता है सर। 100 की होती है, 200। 80 बनाता भी कोई नहीं। जी वो जस्ट ये था कि जी जब सर। आप लोग एंजाइम बेस एक्टिविटीज करते हैं ना, कभी आप लोग अगर जी करेंगे, या जहां आपको बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाने होते हैं पीपीएम तक, पीपीबी तक, तो फिर हम लोग इस मेयरिंग सिलेंडर में उसको बना लेते हैं, वायल्स में बना जी लेते सर। हैं। उसमें फिर ये होता है कि सोल्यूट का मैस पहले निकाल लिया जाता है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकाला जाता है, और फिर उसके अंदर उसको ऐड किया जाता है। लेकिन वो एक अलग मेथड है, वो लंबी डिटेल्स में हम लोग चले जाएंगे। तो सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग अगर मुझे लगा कहीं पे कि हमें उस तरफ जाना है, तो मैं लाजमी आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जी डाइल्यूशंस को। हमारे पास 1 मोलर स्टॉक सोल्यूशन अवेलेबल है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहते हैं। 10 स्टूडेंट काम कर रहे हैं, एक को 0.1 मोलर चाहिए। लेट सपोज एक को 0.1 मोलर चाहिए 50 सीएम क्यूब में, एक को चाहिए 0.02 मोलर 200 सीएम क्यूब में,
इसी तरह 10 डिफरेंट लोगों को 10 डिफरेंट मोलैरिटीज चाहिए। इसके लिए आप लोग डाइल्यूशन फैक्टर फार्मूला बच्चों को भी पढ़ाते हैं, M1V1 दैट इज इक्वल टू M2V2। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे रूह अफ़ज़ा की बॉटल आपने परचेज की मार्केट से, वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का कुछ वॉल्यूम यूज होता है और उसको आप लोग क्या कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं अप टू योर रिक्वायरमेंट। ये इसका फार्मूला है। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसे एक्चुअली वो स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हुए थोड़ा सा मतलब होता है लाइनें आगे पीछे, तो ये मेरे ख्याल से आपको नज़र तो आना चाहिए। मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों को ये प्रॉपरली मैं लिख पाऊँ, लेकिन शायद वो प्रैक्टिस नहीं होती इस बोर्ड पे लिखने की, इसलिए तो जहाँ आपको लगे तो मुझे प्लीज़ हाईलाइट कर दीजिएगा, मैं ये इंशाल्लाह ताला ठीक तरीके से लिखने की कोशिश कर लूँगा अगर कहीं पे आपको लगता है तो आपके पास M1 क्या है? अब M1 गिवन है 1 मोलर, हमने यहाँ लिख दिया 1। इसकी मोलैरिटी है, वॉल्यूम हमें नहीं पता कि कितना वॉल्यूम होगा डाइल्यूशन बनाने के लिए, मैं इसको V1 ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू M2 क्या है, वो सोल्यूशन जिसको मैंने प्रिपेयर करना है। अब मैंने प्रिपेयर किसको करना है, लेट्स सपोज मैंने ये प्रिपेयर करनी है मोलैरिटी 200 cm क्यूब में, तो मैं क्या करूंगा, मैं 0.02 मोलर और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम कितना आ रहा है जी 200, तो V1 हमारे पास आ जाएगा आई थिंक सो 4। अगर ये भी 100 आ जाएगा तो कट जाएगा उसके साथ, 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये ऐसा आंसर 4 आ जाएगा। अब आप लोगों के पास वॉल्यूम आ रहा है 4 cm क्यूब। व्हाट वी नीड टू डू, जो हमारा ये स्टॉक सोल्यूशन पड़ा होगा, हम अपने स्टॉक सोल्यूशन से, जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन है, फर्स्ट करिए ये राउंड बॉटम फ्लास्क में है, तो हम इसमें से पहले इस मईरिंग सिलेंडर लगा लेते हैं, चले, या बीकर है जो भी है, उसमें पहले हम यूज करेंगे यहाँ से 4 cm क्यूब, 4 cm क्यूब यहाँ डाल लेंगे और उसके बाद उसको फिल कर देंगे अप टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दिस solution is actually diluted solution with molarity of 0.02 molar in 200 cm cube of total volume solution। तो एक हमारे पास इसके अंदर ये तरीका होता है जो मोलैरिटी के हवाले से है, ठीक है। मोलैरिटी में आप देखें कि आपके पास जो फार्मूला है मोलैरिटी, मोलैरिटी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ वॉल्यूम यूज हो रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है जी, फर्ज करें जी वॉल्यूम आ रहा है इधर 1000 cm क्यूब, लेकिन अगर उसी वॉल्यूम को आप लोग टेम्परेचर 60 डिग्री पे करके देखेंगे तो आपका वॉल्यूम जो होगा वो आप लोग नोटिस करेंगे कि चेंज हो गया। वो हो सकता है 1010 पे चला जाए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना वॉल्यूम। इसका मतलब जब मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इट्स अ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम क्वांटिटी। तो जहां वॉल्यूम का जिक्र आ जाएगा ना वहां टेम्परेचर लाजमन आएगा। एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है। दूसरा याद रखिएगा 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 ml 1 cm क्यूब एक बराबर है, ये बराबर होता है 1 ग्राम के एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो 1 cm क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो 1000 cm क्यूब या 1000 ml 1000 ग्राम मीन 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है छोटा सा जो आप अभी के लिए याद रखेंगे। मैं अगली मोलैलिटी की कैलकुलेशन में ज़रा इसके हवाले से डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जी मोलैरिटी आपको करवा दी, अब मोलैलिटी क्या चीज़ है ये भी देख लेते हैं। मैं ज़रा वो स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। जो मोलैलिटी है ये नंबर ऑफ मोल्स है और मैस है सॉल्वेंट का किलोग्राम में। अब मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम का मतलब क्या है, बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होंगी। आपने जब मोलैलिटी को डिस्कस करना है, इसको स्मॉल m से शो करते हैं मोलैलिटी। अब आपके पास मोलैलिटी है, लेट्स सपोज आपको कह दिया गया कि आपके पास है जी 20 ग्राम NaOH, टोटल आपके पास इसका मोलर वेट है 40 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम इन, आपने इसको बनाना है जी किलोग्राम में। वो कह देते हैं जी आप इसको प्रिपेयर करें 600 ग्राम्स में सॉल्वेंट में,
तो 600 ग्राम इज इक्वल टू 0.6 किलोग्राम। तो आप यहाँ 0.6 लिख देंगे। तो आपके पास जब 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व होगा 600 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, सोल्यूशन सॉल्वेंट में यानी किलोग्राम में, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इसकी कोई मोलैरिटी आ जाएगी। मैं इसको 500 कर लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ज़रा सीधी हो जाए। ये ज़रा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जी 500, तो ये आ गया जी 1 मोलल, MOLAL। अब याद रखेंगे कि मोलल सोल्यूशन जो है ये डाइल्यूट होते हैं मोलर सोल्यूशन से। क्यों? देखें, जब आप लोग मोलर सोल्यूशन बना रहे हैं, इन केस ऑफ मोलर सोल्यूशन, मैं कहता हूं आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाए, आपने कहा ओके, और टेम्परेचर दे देता हूं जी आपको 25 डिग्री सेल्सियस। आप इजीली लेबोरेटरी में गए, आपने जिसका सॉल्वेंट बनाना है उसके 1 मोल लिया, सबसे पहले 1 मोल लिया आपने XYZ कंपाउंड का। आपने सबसे पहले इस बीकर में या राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने सबसे पहले, ये इसकी 1000 अप टू मार्क है, आपने सबसे पहले इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर दी। इस अमाउंट ऑफ सोल्यूट ने यहाँ जाने के बाद कुछ वॉल्यूम कवर कर लिया। अब आपने क्या किया, अब आप लोगों ने इसको भर दिया 1000 cm³ का। अब इसका मतलब कुछ वॉल्यूम इसने कवर किया हुआ था, टोटल वॉल्यूम है 1000 cm³। अगर फर्ज कर लेंगे NaOH है और इसका मैस है 40 ग्राम्स और यहाँ पर टोटल सोल्यूशन है 1000 cm³, तो मैं कह सकता हूँ 25 डिग्री पे 40 ग्राम पर 960 cm³ ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मिल के टोटल हो जाएगा 1000 ग्राम। आप कहेंगे ये 1000 ग्राम क्यों है? 960 cm³ इज इक्वल टू 960 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो आपके पास की टोटल सोल्यूशन क्योंकि 1000 तक रहना है, इसका मतलब आपके पास जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो 960 है और 40 ग्राम आपके पास NaOH की अमाउंट आ गई है, जिसकी वजह से आपका जो मोलर सोल्यूशन बन रहा है वो 1 मोलर है। यहाँ सॉल्वेंट की वैल्यू ये है। अगर इससे ऑपोजिट मैं बनाता हूँ मोलल सोल्यूशन, MOLAL, ठीक है, तो मोलल सोल्यूशन में मैंने 40 ग्राम्स ऐड तो करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं पहले 1 किलो वाटर लूंगा, यानी पहले से मैंने इस बीकर में 1000 ग्राम्स या इसके अंदर मैंने 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर पहले का लिया होगा, 1 किलोग्राम यहाँ तक। अब मैं इसके अंदर 40 ग्राम ऐड करूंगा, मेरा सॉल्वेंट फिक्स है इसके अंदर, तो 1000 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 1040 ग्राम। तो यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 1000 cm³ आती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप लोग तवज्जो देंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो ज्यादा है इन वॉल्यूम, और यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट इन वॉल्यूम एंड ग्राम कम है। तो जहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट कम है और सोल्यूट की अमाउंट उसकी निस्बत से ज़्यादा है, तो ये वाला आपके पास ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा और ये वाला सोल्यूशन आपके पास डाइल्यूटेड होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हेन वी यूज मोलर सोल्यूशन एंड व्हेन वी यूज मोलर सोल्यूशन, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आई रिपीट, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वहाँ पर मोलर सोल्यूशन यूज होंगे, और जहाँ टेम्परेचर वेरिएट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, वहाँ पर आपके पास हम लोग मोलर सोल्यूशन यूज करेंगे। आप जहाँ पर टेम्परेचर की सिंपल याद रख लें, जहाँ टेम्परेचर वेरिएशंस आएंगी ना, जैसे आप लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, अब वहाँ टेम्परेचर फिक्स नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वहाँ पर जो आप सोल्यूशन यूज करेंगे वो मोलर यूज करेंगे, वहाँ मोलर सोल्यूशन यूज नहीं होगा। तो दिस इज अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स ये साइड पे लिख भी दिए हैं। मोलैलिटी और मोलैरिटी के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर सकता है, उसके बाद फिर मैं नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी और पार्ट पर मीनिंग की तरफ चला जाऊँगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो जस्ट रेज योर हैंड्स
शायद आपका क्वेश्चन बाकियों की हेल्प भी कर दे कि नहीं, किसी के ज़हन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के हवाले से ओके, दैट्स गुड। अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, इट मींस एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस टॉपिक नाउ। सो नॉर्मेलिटी, नाउ व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट को कहा जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को कहा जाता है। मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आपने जी अब्दुर्रहमान साहब, सर जी ये टेम्परेचर वाली बात रिपीट करवाइएगा जरा, टेम्परेचर में तो मुझे ये है कंफ्यूजन हो रही थी। मोलर 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 जो है ना, मोलर सोल्यूशन, वहां पर टेम्परेचर फिक्स रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगी, तो मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी टेम्परेचर जहां पर वॉल्यूम आ रहा है ना, याद रख लें, और वॉल्यूम जहां पर आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं, तो वॉल्यूम डिपेंडेंट जो क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है, चाहे गैसेज है चाहे लिक्विड्स है। तो आप ये याद रखेंगे कि जहां पर वॉल्यूम आ गया वहां टेम्परेचर से वेरिएशन होगी, और जहां पर मैस आ गया वहां टेम्परेचर से वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है जी सर, ठीक है। ओके। जी मलिक एहसन साहब। सर जैसे भाई ने क्वेश्चन किया जी कि जी वॉल्यूम के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, जी तो जी। सर टेम्परेचर के बढ़ने से मोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए कम होगी। मोलैरिटी, देखिए हाँ जी, टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और अगर आप मोलैरिटी का इसके साथ रिलेशन देखेंगे तो ये मोलैरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने से, और टेम्परेचर कम होने से मोलैरिटी बिल्कुल ज़्यादा होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट छेड़ दिया। ये देखिएगा, अगर मैं कहूँ वाटर है आपके पास सॉल्वेंट, तो मुझे बताएं कि क्या टेम्परेचर डिक्रीज करने से मोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? टेम्परेचर डिक्रीज करना। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए रिलेशन? मोलैरिटी को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? तो इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज करना चाहिए। अब आप देखेंगे इसका एक ग्राफिकल ट्रेंड था, मैं देख रहा था ए लेवल्स की बुक में, यूं आके ना तो यूं हुआ था, यानी एक पॉइंट तक इंक्रीज किया और फिर दोबारा डिक्रीज किया। किसी को ये पॉइंट समझ आता है कि ये पॉइंट इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज क्यों किया होगा? जी यहाँ से अब्दुल रहमान साहब। सर जी ये डेंसिटी का चक्कर तो नहीं है 4 डिग्री एग्जैक्टली सेंटीग्रेड के बाद जो? जबरदस्त ये पॉइंट आया ना कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का जो डेंसिटी है वो दोबारा डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 0 डिग्री तक जाते जाते फिर वॉल्यूम बढ़ता है और उसकी डेंसिटी हो जाती है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वाटर में वेरिएशन आती है, इसलिए जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर सोल्यूशन आप लोग देखते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर कुछ फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी के ऊपर आपको पता है सोल्यूशन डिपेंड करता है, सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, फिर उन फैक्टर्स की तरफ बात निकल जाती है। लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली एज्यूम करें तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है एस, और उसके बाद ये दोबारा डिक्रीज करता है क्योंकि वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है यस। जी, तो ये एक पॉइंट था, और ये आप दोनों की वजह से माशाल्लाह सबको क्लियर हो गया। चलें, तो थैंक यू सो वेरी मच। नहीं जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नॉर्मेलिटी के ऊपर। नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है? अब नॉर्मेलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप लोग जस्ट हाँ जी, नॉर्मेलिटी। अच्छा, ये थोड़ा सा शायद लेक्चर लेंथी हो जाए आज, क्योंकि ना इसमें ना काम ये करवाने वाला है, ये जब तक आपका पॉइंट खुद हल करके हल नहीं ना होते। तो ये मैंने अक्सर देखा है कि बड़े माशाल्लाह हमारे जो लाइक लोग होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस आ जाता है, तो जो उन्होंने मास्टर्स तक ज़्यादा थेरी पे फोकस किया होता है उनके लिए ज़रा ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। आल तो जिन्होंने लेबॉर्ट्री में काम किया हुआ है उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। खैर, तो यहाँ पर देखते हैं जी नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है। अब नॉर्मेलिटी जो है
जी ये किसी ने ग्रुप में मैसेज किया हुआ है भाई ने, हाँ बिल्कुल न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है बिल्कुल उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम लोग फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि न्यूक्लियर को भी ना 1-2 लेक्चर्स में ज़रूर करें। अच्छा जी, नॉर्मेलिटी की बात आ जाती है। अब नॉर्मेलिटी जो है हमारे पास ये क्या है, आपके पास है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब आप लोग जानते हैं कोई भी चीज 1 मोलर होगी तो इसमें पार्टिकल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब 1 मोलर सोल्यूशन में आपके पास पार्टिकल्स हैं 6.02 इंटू 10⁻23। मैं इसको अगर ब्रेक कर लूँ दो हिस्सों में तो हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब अगर इस सूरत में देखेंगे तो आपके पास 1 मोलर HCl 1 मोलर ही H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और 1 मोलर ही OH Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि इसकी अगर मैं H पॉजिटिव की आयन देखूं, क्योंकि ये एसिड कंटेंट है, तो मैं कहूंगा जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के हैं, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट है ना, मोलैरिटी, मोलैरिटी को ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट ही एसिड के, H पॉजिटिव के। तो इट मींस कि आपके पास ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भी होगा। सिंपल, ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, जितनी मोलैरिटी HCl की है उतनी ही मोलैरिटी H पॉजिटिव आयंस की है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 मोलर H2SO4 की, अब आप लोग जानते हैं सब कि ये डाई बेसिक एसिड है ना, तो इसके अंदर से 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये 2 मोलर बन रहे हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 1 मोलर है, यानी इसके ग्राम इक्विवेलेंट शो कर रहे हैं इसको 1 मोलर और इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसको शो कर रहे हैं 2 मोलर। तो आप कहेंगे ये 2 मोलर सोल्यूशन नहीं है, इट्स अ 2 नॉर्मल सोल्यूशन। हम नॉर्मेलिटी तब यूज करते हैं, इट्स नॉट ये 1 मोलर और 1 नॉर्मल एक ही बात है। यानी HCl जो है वो 1 मोलर भी हो सकता है और उसी टाइम पे वो 1 नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें H2SO4 की, तो एट द सेम टाइम वो 1 मोलर तो है लेकिन 2 नॉर्मल सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूं H3PO4 की, तो नाउ यू कैन गेट द आइडिया अबाउट 1 मोलर एंड 3 नॉर्मल सोल्यूशन। तो जब आप लोग ग्राम इक्विवेलेंट के वेट की बात करते हैं ना किसी भी कंपाउंड में या किसी भी में, तो फिर आप लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं कि आपके पास उसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी। इसी तरह बेसिस के हवाले से हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें से 2 OH नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं ना आपके पास, तो इट्स अ 2 नॉर्मल सोल्यूशन। तो इसका 1 मोलर, इसके 2 नॉर्मल। तो अगर ये 1 नॉर्मल बनाना हो तो आपको इसका हाफ मोलर सोल्यूशन लेना होगा। ये कहाँ देखा आप लोगों ने? ये आप लोगों ने देखा है जहां पर आप लोग टाइट्रेशन करते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब हम टाइट्रेशन वगैरह करवा रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी अगर HCl और NaOH का कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास मोल रेशियो बनेगी 1:1, क्योंकि N1 भी 1 है N2 भी 1 है, तो हम कहेंगे जी ये रेशियो है। लेकिन अगर बात हो H2SO4 और NaOH की, तो इस रिएक्शन में मोल रेशियो बनेगी 1:2। तो अगर आपको ये जो टेबल होता है कंजक्टिव रीडिंग का, तो यहाँ पर अगर आपने वैल्यू 10 10 10 लानी है ना, तो फिर आपको 1 मोलर यानी 0.1 मोलर होता है ना HCl, और ये भी 0.1 मोलर होता है, तो ये वैल्यू 10 आएगी। लेकिन यहाँ आपको वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? 0.05 मोलर। आप देखिएगा प्रैक्टिकल कॉपीज में लिखा होता है अगर NaOH के साथ H2SO4 आ जाए ना, तो वो कहते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की वैल्यू है वो 0.05 है, क्योंकि 0.05 ये भी 1 नॉर्मल है, 0.1 नॉर्मल, और ये भी 0.1 नॉर्मल है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आप लोग नॉर्मेलिटी को बैलेंस करते हैं, मोलैरिटी को बैलेंस नहीं करते। ये पॉइंट याद रखिएगा। इन एनी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन रिगार्डिंग टू मोलैरिटी जो हम निकाल रहे हैं, तो हम उसमें नॉर्मेलिटी को इक्वल करते हैं, मोलैरिटी को इक्वल नहीं करते, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल उनकी होगी जिनकी नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक जैसी होगी। जी अब्दुलरहमान साहब। सर जी ये 1 नॉर्मल की तो समझ आ गई है जी HCl में और NaOH में, लेकिन ये जो 0.1 नॉर्मल कर रहे हैं देखिए इसका नहीं, थोड़ा मैंने ये मुझे कहा ना है कि ये समझ नहीं देखिए ये आया। है 0.1 मोलर। अगर ये 1 मोलर होगी तो ये 1 मोलर ही रहेगा, अगर ये 0.1 मोलर है तो ये भी 0.1 हो जाएगी। मोलैरिटी है ना, देखिए 1 मोलर
इज इक्वल टू 1 नॉर्मल, तो 0.1 ओके मोलर इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल, सिंपल। डाइल्यूशन है ना, हम लोग यहाँ पे ठीक है डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करते हैं, मैं प्रैक्टिकल टर्म्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक और है। सर जी ये जो आपने रेशो लिखी है जी सर, जी जी ये जो सर आपने रेशो बनाई है H2SO4 एंड NaOH में 1 और 2 की, सर ये जी 2 और 1 की रेशो नहीं बननी थी? आप इस तरह लिख लेना, ये देखें 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 एंड 2 इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आप निकालते हैं स्टिचोमेट्रिकली, ओके ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बैलेंस करके हाँ सही जी है फिर बैलेंस सर। कर, ठीक हो गया। अगर यहाँ H3PO4 होता सपोज, तो हमारे पास 1:3 हो जानी थी, जी सर ठीक हो ठीक है। गया। उस हवाले से आप देख लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से कि इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू, एक मिनट जी काशिफ अली भाई। सर पूछना ये था कि जो हमने भी इससे पहले मोलैरिटी के बारे में पढ़ा है कि वो जी जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हाँ जी, तो सर सॉल्यूशन फॉर्म में टेम्परेचर का सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा कि सर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? ये देखें सर जी, काइंडली थोड़ा सा बता दें। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम का हमेशा सोल्यूशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ती जाती है, और जब कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल बढ़ती जाएगी तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल दूर जाते जाएंगे तो डेफिनेटली उनके दरमियान वॉल्यूम बढ़ रहा है, उनकी स्पेसिंग बढ़ रही है। यही रीजन होती है ना कि ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उस सॉल्वेंट में जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, क्योंकि आपके पास स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम लोग बेंजोइक एसिड से लेते हैं कि बेंजोइक एसिड 0.01 ग्राम तक डिसॉल्व होता है रूम टेम्परेचर पे, और तकरीबन ये 40 ग्राम तक चला जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इसकी वैल्यू में भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप जब बात कर रहे होते हैं पॉइंट रूम टेम्परेचर की, तो उसकी सोलिबिलिटी बहुत कम होती है, और अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाते जाते वो बहुत ज़्यादा चला जाता है उसकी डिसोल्यूशन। आपने क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसीजर में पढ़ा होगा कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट जहाँ लिखा हुआ है, गुड सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक में ये बात लिखी है फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर में कि रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बहुत कम डिसॉल्व करेगा, और जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा तो उसकी सोलिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, ताकि दोबारा जब वो बॉयल होने के बाद रूम टेम्परेचर पे जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर सके। तो आपके पास सॉल्वेंट में जब फासला बढ़ जाएगा ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो उसका वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा। तो अब आपके पास पहले वो सैचुरेटेड सोल्यूशन था 25 डिग्री पे, लेकिन अब 100 डिग्री के ऊपर वो सैचुरेटेड नहीं है, वो अनसैचुरेटेड हो गया। तो आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो चेंज होती नहीं है इसके अंदर जब आप लोग मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं, फिक्स अमाउंट है आपके पास, तो उसके हवाले से आप लोग देख रहे होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? जी एक मिनट, जी मलिक हसन सर। HCl का जो होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उसकी जो मोलैरिटी हम ऑलमोस्ट कहते हैं कि 12 है, यानी आप सर हेलो, हेलो, हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपको? आई एम सो सॉरी, नेट कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हम यूं करें कि दोबारा मैं मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, गालबन ये मीटिंग तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, हम यही क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।